समझा हे मम्मा बोलू दे लवकर 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 मम्मा बोलू दे जा लवकर लवकर चला Right.
Okay, so good afternoon all of you. Doubly reinforced beam चा प्रॉब्लेम आपण बघत होतोय, तर ते आपण कंटिन्यू करणार आहे. सो अभी यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम में जैसे देखा है कि प्रॉब्लम में कुछ तो भी एक डेटा दिया गया रहता है और उस डेटा के ऊपर से हमें फाइंड आउट करना है कि कितना पर्टिकुलरली स्ट्रेस वो पर्टिकुलर बीम में आ सकता है. तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या दिया है, हम एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि ये है सिंपली सपोर्टेड बीम. ये भी एक इनपुट डेटा है. ये बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है कि कंटिन्यूअस है, कैंटिलीवर है. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है. उसका स्पैन कितना है, तो स्पैन भी यहाँ पे दिया है. इफेक्टिव स्पैन हमें यहाँ पे दिया गया है जो कि है 8 मीटर. उसी तरह से इम्पोज लोड दिया है 35 किलो न्यूटन पर मीटर. अब यहाँ पे अदर डायमेंशंस मतलब ये विड्थ दी है 300 mm, टोटल डेप्थ दिया है 700 mm, ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे देख लीजिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है. ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20. ग्रेड ऑफ स्टील दिया है Fe415. ठीक है. अभी यहाँ पे और एक चीज दी है कि फिगर नंबर. यहाँ पे जो भी कुछ फिगर है मतलब यहाँ पे कुछ एडिशनल डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये फिगर से मिलेगा. तो क्या वो जो एडिशनल डेटा है वो क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कवर दिया है और यहाँ पे ASC मतलब कॉम्प्रेशन पार्ट में कौन सा स्टील प्रोवाइड किया है और AST मतलब टेंशन पार्ट में कौन सा स्टील प्रोवाइड किया है. ठीक है. तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन और टेंशन दोनों भी जोन में रेनफोर्समेंट है, तो उसे कहा जाता है डबली रेनफोर्स बीम. ठीक है. उसे क्या कहा जाता है, डबली रेनफोर्स बीम. यहाँ पे ASC के लिए कितने बार्स और उसका क्या डायमीटर है ये भी यहाँ पे दिया है. और उसी तरह से AST के लिए मतलब टेंशन जोन के लिए हमने बार डायमीटर और कितने नंबर ऑफ बार्स है वो भी दिया है. तो ये हो गया एडिशनल डेटा. ये जो है ये हो गया एडिशनल डेटा. ये हमें कहाँ से मिला है, तो ये यहाँ पे दिया है. फिगर नंबर चेक कर लीजिए. तो ये फिगर में ये एडिशनल डेटा हमें मिलता है. तो अपार्ट फ्रॉम जो ये प्रॉब्लम में जो कुछ गिवन डेटा है उसके अलावा ये यहाँ पे फिगर से भी कुछ गिवन डेटा हमें मिलता है. चलो ठीक है. फिर यहाँ पे गिवन डेटा तो दिया है या जो भी कुछ डेटा है वो तो हमें मिल गया, लेकिन करना क्या है, इस डेटा का क्या करना है. ठीक है. तो हमें कैलकुलेट करना है FSC मतलब ये हो गया स्ट्रेस. FSC मतलब ये है स्ट्रेस. तो ये अगर कैलकुलेट हमें करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल लोड कितना है. टोटल लोड कितना है, तो डेड लोड यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं. तो डेड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो विड्थ दी है, डेप्थ दिया है और ये है डेंसिटी. ठीक है. ये है डेंसिटी. ये कंक्रीट की डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक है. 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ये विड्थ है और ये डेप्थ है. अब 0.3 और 0.7 क्यों, क्योंकि हमने मीटर में उसको कन्वर्ट किया है. मीटर में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि रो का जो यूनिट है वो है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. और ध्यान में रखना ये लोड जब हम कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ
किलो न्यूटन और मीटर, ठीक है। लोड जो रहेगा आइदर इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन ये यूनिट में, मतलब लोड का यूनिट, और लेंथ का यूनिट मीटर। जैसे कि अभी यहाँ पे इम्पोज लोड दिया है, इम्पोज लोड ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है, वो 35 किलो न्यूटन पर मीटर दिया है। यहाँ पे देख लीजिए इम्पोज लोड ऑलरेडी दिया गया है 35 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसका जब हम एडिशन करेंगे ये हो गया टोटल लोड 5.25 प्लस 35, तो हमें मिलता है 40.25 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये भी किलो न्यूटन पर मीटर में है, ये भी किलो न्यूटन पर मीटर में है। ध्यान में रखना दोनों भी यूनिट्स, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये किलो न्यूटन पर मीटर में होता है और कुछ फ्लोर फिनिश दिया रहता है, फ्लोर फिनिश FF, ये कुछ तो भी 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, सॉरी 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको अगर हम पर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली उसे ले सकते हैं कि एक पर मीटर के लिए, फ्लोर फिनिश पर मीटर के लिए हम डायरेक्टली उसको 1 किलो न्यूटन, उसको कन्वर्ट कर लीजिए 1 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब उसको हमने क्या किया, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उसको मल्टीप्लाई हमने मीटर में कर दिया, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 मीटर ही बच गया, 2 मीटर में से 1 मीटर बच गया। तो उसके वजह से आगे चल के जब भी ऐसा ऐसा कभी आया तो आप यहाँ पे ये देख लेना है कि किलो न्यूटन पर मीटर ये भी रहना चाहिए इसका यूनिट, और किलो न्यूटन पर मीटर इसका भी यूनिट वही होना चाहिए, तब जाके आप ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है। तब जाके ही आप ऐड करना है, वैसे नहीं देख लेना है कि कुछ अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो सकता है कुछ किलो न्यूटन में ही है, तो चेक कर लेना वो। अब इसके ऊपर से ये हो गया हम लोगों का टोटल डेड लोड। टोटल डेड लोड जैसे मिलता है तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है, क्या दिया है, डिजाइन है सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो कि अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए किलो न्यूटन पर मीटर में लोड कितना है, कैसा है, किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब ये क्या हो गया, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया ये, ठीक है। एक वो जो आपने इसके पहले वाले सब्जेक्ट में पढ़ा है, बस डायरेक्टली उसको इस्तेमाल करना है अभी, ठीक है। उसको फिर से हमें नहीं पढ़ना है, उसको अभी इस्तेमाल करना है। ये क्या हो गया, किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब ये यूडीएल हो गया, ठीक है। यूडीएल है तो यूडीएल कैसे दिखता है, ये इस तरह से दिखता है। तो ये कितना यूडीएल है, तो ये है 40.25 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये इसका लेंथ कितना है, दिया है क्या प्रॉब्लम में, बिल्कुल दिया है, 8 मीटर दिया है यहाँ पे प्रॉब्लम में, ये देख लीजिए इफेक्टिव स्पैन 8 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें में हमें मिल गई है। तो अभी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो कि सेंटर में रहेगी, और उसका फॉर्मूला क्या है, WL²/8, ठीक है। WL²/8, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो सर ये 1.5 का है, ये 1.5 है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रहेगा 1.5, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैंने फिर से बताया है कि आपका कांस्टेंट क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमेशा ये 1.5 रहेगा, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है, नहीं तो अदरवाइज ये देख लीजिए लोड चेंज होगा, टोटल लोड चेंज होगा, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट चेंज होगी, स्पैन चेंज होगा, लेकिन ये जो है पार्ट ये चेंज नहीं होने वाला। इसको आप फैक्टर बेंडिंग मोमेंट या तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर इधर पे कहीं पर भी जहाँ पे आप चाहिए एक बार मल्टीप्लाई करना है। ये जो लोड है, लोड को डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.5 से। ये देख लीजिए एक किसी भी एक जगह पे मल्टीप्लाई कीजिए, एक तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए या फिर वहां पे। तो अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं, इसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, ये आता है लगभग 482.96 या 483 किलो न्यूटन मीटर,
यूनिट देख लीजिए, इसका यूनिट क्या है, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का यूनिट क्या रहता है, किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन मीटर, सॉरी किलो न्यूटन मीटर। कैसे किलो न्यूटन मीटर आता है देख लीजिए, यहाँ पे 40.25 ये क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर में है। अब ये लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है, मीटर, मीटर का स्क्वायर है तो हम m मल्टीप्लाइड बाय m लिख लिया, ये मीटर मीटर कैंसिल, क्या हो गया, किलो न्यूटन मीटर, ये किलो न्यूटन, ये मीटर, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आ गया यूनिट्स, आपको ध्यान में रखना है यूनिट्स क्या है। तो यूनिट्स अभी जब भी आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे या लोड कैलकुलेट करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है ये आइदर इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन, और ये मीटर मतलब लेंथ का मीटर में होना चाहिए, लोड का किलो न्यूटन में, इस तरह से किलो न्यूटन और मीटर के टर्म्स में आपका यूनिट आना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे कवर दिया है 70 mm, तो उसकी वजह से इफेक्टिव डेप्थ कैसे रहेगा। सो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल डी माइनस कवर माइनस ये डी डैश मतलब कवर। तो कैपिटल डी कहाँ पे दिया है, तो देख लीजिए यहाँ पे फिगर दिया है, या तो फिर यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल डी यहाँ पे दिया है 700 mm, ओके। सो 700 mm, और यहाँ पे कवर देख लीजिए 70 mm, इससे डिडक्ट कर लिया हमने, तो ये हो गया 630 mm। सर ये मीटर और ये mm, ऐसा क्यों, ठीक है, आप मीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है ये मोस्टली बेंडिंग मोमेंट और ये लोड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में जब भी कुछ हमें मोस्टली जब कभी हम बाकी के कैलकुलेशन करते हैं तो न्यूटन और mm में जाएंगे, ठीक है। एक तो आप किलो न्यूटन और मीटर में जाओ, किलो न्यूटन मीटर में जाओ, या तो फिर न्यूटन mm में जाओ, ठीक है। ये फर्स्ट इसमें जाओ या तो फिर सेकंड इसमें जाओ। तो लोड और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे ये पहले पार्ट से, और बाकी के जो पार्ट रहते हैं तो लगभग हम न्यूटन और mm को फॉलो करते हैं। सो यूनिट्स देख लीजिए, हो सकता है काफी लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है कि सर पहले तो हमने मीटर में लिया, अभी mm में, ये कैसे आप बीच बीच में ऐसा क्यों कंफ्यूज करते रहते हैं हमें। तो बेसिकली अगर आप मीटर में भी करना चाहते हैं तो मीटर में करने के लिए सब कुछ अगर मीटर में करेंगे तो वो आपको हर बार काफी चीजें आपको कैलकुलेट करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि देख लीजिए अभी ये एक्सयू मैक्स बाय डी, ये एक्सयू मैक्स बाय डी जब ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 दिया है और ग्रेड ऑफ स्टील Fe415, ये ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है, देख लीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम में। अब अगर हम देखते हैं ये ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है M20 कॉन्क्रीट और Fe415 स्टील। सो इस ग्रेड और इसके लिए आपको ये याद रख लेना है कि ये एक्सयू मैक्स बाय डी 0.48 रहता है, ठीक है, कितना 0.48 एक्सयू मैक्स बाय डी का रेशियो। व्हाट इज एक्सयू मैक्स, अगर ये देख लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस अगर टॉप फाइबर से यहाँ से ऊपर से जब भी हम न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कैलकुलेट करेंगे तो वो हो गया फ्रॉम टॉप फाइबर। तो ये एक्सयू मैक्स, और ये अगर यहाँ पे रेनफोर्समेंट है, यहाँ से हम फिर से ऊपर से ये अगर डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो रेशो रहेगा वो रेशो इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट और इस ग्रेड ऑफ स्टील के लिए ऑलरेडी ये कैलकुलेटेड है। ये यहाँ पे अभी फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डोंट कैलकुलेट नाउ, ठीक है। इसका कैलकुलेशन पार्ट हमने एकदम शुरू में जो पहले दूसरे लेक्चर से उसमें ही देख लिया है, अगर आपको फिर से रिकॉल करना है पिछले वाले वीडियो आप देख लीजिए। तो एक्सयू मैक्स बाय डी डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कीजिए,
ये क्या है 0.48। मतलब यहाँ पे देखिए कि हमने इसको 25 को डायरेक्ट इस्तेमाल किया, ये 1.5 मल्टीप्लाई किया और ये यहाँ पे एक्स मैक्स बाई डी 0.48 ये लिया है। अब इसके ऊपर से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास में तो डी है, इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास में अभी हमने यह ऊपर वाले इक्वेशन में कैलकुलेट किया है। तो एक्स मैक्स इज इक्वल्स टू 0.48 मल्टीप्लाइड बाय ये 630 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये चेक कीजिए कि 302.4 आता है कि नहीं। ये हमेशा आप कैलकुलेटर में, ये सिर्फ आपको देखना नहीं है, ये कैलकुलेट करके देखो, क्योंकि आपके पास में काफी टाइम मिलता है कैलकुलेट करने के लिए, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करके देखिए, जो जिसके पास में कैलकुलेटर है जो, या फिर इनके पास में कैलकुलेटर सिर्फ अभी भी बैग में ही है, हो सकता है कि वो कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर के बदले में वो 2 कैलकुलेटर दे, ऐसा अगर आपको लगता है तो उसको बैग में ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किस किस को लगता होगा कि नहीं सर वो बैग में रखने के बाद में एक कैलकुलेटर के 2 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे, तो आप उसको बैग में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनको कैल्सी यूज करना है, जो कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो वो हमेशा ये कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये जो कुछ यहाँ पे आपके पास में जितना भी इक्वेशन दिख रहा है वो उसको कैलकुलेट करके खुद होके देखिए। ये भले ही मैंने कैलकुलेट करके देखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको खुद होके कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई साइकिल है या फिर कोई बाइक है, ठीक है, किसी को देखने से आप बाइक सीख जाएंगे क्या? क्या चलो वो अनिकेत डांगे के पास में काफी अच्छी बाइक है, तो क्या हम देखते हैं सिर्फ अनिकेत डांगे की बाइक हम देखते हैं सिर्फ, और देखने के बाद में हम सीख जाएंगे क्या? नहीं सीखेंगे, उसको चला के देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसी तरह से आपको ये सब चीजें जो यहाँ पे कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करके देख सकते हो उसको देखो, ठीक है, खुद होके कैलकुलेट करके देखो। सो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया और एक्स मैक्स कैलकुलेट किया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है, तो वो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ये जो पर्टिकुलरली विड्थ दी है, इफेक्टिव डेप्थ दिया है, एक्स मैक्स बाय डी रेशो दिया है, अब इसके लिए कितना मोमेंट, लिमिटिंग मोमेंट या मैक्सिमम मोमेंट ये पर्टिकुलरली बीम रेजिस्ट करेगा, ठीक है। ओलंपिक में देखा है कि आपने पर्टिकुलरली एक कैटेगरी रहती है, अगर पहलवान है तो वो 48 केजी, 50 केजी, 52 केजी ऐसे में आएगा, ठीक है। 48 केजी वाला डायरेक्टली 72 केजी के साथ में नहीं लड़ेगा, 48 केजी वाला 48 केजी वालों के साथ में लड़ेगा। तो उसका क्या है, पर्टिकुलरली उनका एक लिमिट है। लिमिट मतलब मैक्सिमम मोमेंट कितना ले सकता है वो। तो मैक्सिमम मोमेंट कितना ले सकता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए ये अगर हम आईएस कोड में जाते हैं, आईएस 456, ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आपको शेयर करता हूँ। वही से मैनेजर में जाओ, अगर किसके पास में ऑलरेडी आईएस 456 में है, आईएस 456 है, ओपन किया है, तो डायरेक्टली एनेक्सर में जाना है आपको। जो लास्ट टाइम में हमने फॉर्मूला देखा था बस उसी जगह पे, ये देख लीजिए, MU लिमिट वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है यहाँ पे, MU लिमिट इक्वल्स टू 0.36 XU max by D into 1 minus
0.42 एक्स मैक्स बाय डी इंटू बी डी स्क्वायर एफ सी के, ये डायरेक्टली फॉर्मूला उठा लेना है। कहाँ पे ये फॉर्मूला? तो ये है आपके एनेक्स जी में पेज नंबर 96, पेज नंबर 96 पे चले जाओ, वहां पे आपको दिखेगा कि ये सी पार्ट में ये फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है, बस आपको इसका इस्तेमाल करना है। कैलकुलेशन ऑफ एम यू लिमिट, क्यों लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर बीम है वो कितना मोमेंट से या कितना रेजिस्ट कर सकता है वो देखना है हमें। तो उसके लिए ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको वैसे का वैसा, कुछ चेंज नहीं करना है, वैसे का वैसा फॉर्मूला आपको उठा लेना है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो एमयू लिमिट, एमयू लिमिट यहाँ पे दिया है, या तो फिर डायरेक्टली अगर हम इससे जाते हैं तो 0.36, 0.36 मल्टीप्लाइड बाय एक्स यू मैक्स बाय डी मतलब 0.48 इंटू 1 माइनस ठीक है 0.36 मल्टीप्लाइड बाय ये एक्स यू मैक्स बाय डी कितना है 0.48 इंटू 1 माइनस 0.42 और ये एक्स यू मैक्स बाय डी फिर से यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 0.48, बी की वैल्यू कितनी है 300, डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू 630, उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय एफसी के मतलब ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना दिया है प्रॉब्लम में M20, तो एफसी के कितना हो गया 20। देख लीजिए इसको कैलकुलेट करते हुए कितना वैल्यू आता है। तो कैलकुलेट करने के बाद में इस ये जो लिखा हुआ है उसको कैलकुलेट करने के बाद में आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कितना वैल्यू आपका आ रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन जो दिया है 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 0.48 फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 0.48 ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 630 उसका स्क्वायर और वो मल्टीप्लाइड बाय 20। शायद काफी बड़ी वैल्यू होगी।
अभी भी मुझे जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू नहीं आई है, क्योंकि आपके यूनिट्स आपने या जिसका वैल्यू 328 546 327 ऐसा पूरा वैल्यू किसका आया है? पूरा वैल्यू, क्योंकि उसका यूनिट क्या है? न्यूटन एमएम। मोमेंट है तो न्यूटन एमएम। अभी तक हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया। किसका वैल्यू आया है? 328। यस यस ओके। अभी वैल्यूज दे रहे हैं मेरे को। अर्पणा का वैल्यू है, गायत्री का है, शिव कुमार का है। ये पूरा वैल्यू 328, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है ये जो है पूरा वैल्यू 328 उसके बाद में 546 और उसके बाद में 327। ये काफी बड़ा वैल्यू है ये, ठीक है। सो शिव कुमार, नयन, गायत्री और अर्पणा। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है? ये वैल्यू आने के बाद में ये किसमें? न्यूटन एमएम में है। इसमें ये न्यूटन एमएम में है। अभी इसको आपको क्या करना है? किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है। किलो न्यूटन मीटर में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 10⁻³ से। एमएम को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻, फिर से -3, मतलब कितना हो गया ये? 10⁻⁻6 हो गया। ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। ये -3 -6। तो अभी जब आपको इसको 10⁻⁻6 करेंगे तो जाके ये 328.546 आएगा। कितना आएगा? 328.546। मतलब ये आ गया आपका किलो न्यूटन मीटर में। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, डायरेक्टली जंप करेंगे तो फिसल जाओगे। या एक बार, चलो ठीक है, एक बार मिल गया तो नेक्स्ट टाइम फिसल जाओगे। तो उससे अच्छा है उसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए। उसको न्यूटन एमएम में न्यूटन एमएम में कैलकुलेट करना है और उसको फिर बाद में जाके किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करो, फिर आएगा वो 328.546। न्यूटन एमएम को कैसे कन्वर्ट करते हैं किलो न्यूटन मीटर में? तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 328 पॉइंट लगभग 55 किलो न्यूटन मीटर। ये डायरेक्टली यहाँ पे 10⁻⁻6 किया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे 328.55। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, पूरा वैल्यू आने दो, फिर बाद में मल्टीप्लाई करो उसको 10⁻⁻6 से। तो ये क्या, किस चीज की वैल्यू? ये है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द मोमेंट। मैक्सिमम इतना मोमेंट ये बीम कैरी करेगा। इतना 328.55। सो टोटल मोमेंट आ गया 328 पॉइंट लगभग 55 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन ध्यान में रखिए, आपका जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, मतलब इस लोड के लिए कितना मोमेंट के लिए आपको डिजाइन करना है, तो आपको जो डिजाइन करना है 482.96 किलो न्यूटन मीटर, इसके लिए आपको डिजाइन करना है, इसके लिए डिजाइन करना है। लेकिन अगर आप सिंपली
सिंगली रेनफोर्स बीम करके डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम कितना मोमेंट वो बीम कैरी करेगा, तो सिर्फ 328.55 इतना ही मोमेंट वो कैरी कर सकता है। अगर आप सिंपली उसको सिंगली रेनफोर्स बीम मतलब सिर्फ टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट दे रहे, कॉम्प्रेशन में नहीं, लेकिन आपको तो यहां पर भी देना है। अब इस प्रोसेस को कैसे करते हैं तो देखते हैं। अब इसको लगने वाला जो एरिया ऑफ स्टील है, इसको लगने वाला एरिया ऑफ स्टील है, वो अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसको लगने वाला एरिया ऑफ स्टील अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है एएसटी का। एएसटी के लिए मतलब एरिया ऑफ स्टील फॉर द टेंशन जोन। सो वो फॉर्मूला क्या है, AST equals to MU limit divided by 0.87 FY into D minus 0.42 into XU max। ठीक है, MU limit divided by 0.87 FY into D minus 0.42 XU max। अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद कर लेना है कि उसको लगने वाला AST कितना और किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। सो MU लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लीजिए, जो लास्ट इसमें आई है 0.87 FY ग्रेड ऑफ द स्टील कितना है 415, डी की वैल्यू कितनी है 630, 0.42 XU मैक्स, तो 0.42 ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन 0.48 into 630 ये ठीक है, ये आप फिर से देख लीजिए, ये कैलकुलेट करने के बाद में इतना आता है कि नहीं, ये कैलकुलेट करके देख लीजिए। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं एरिया ऑफ स्टील फॉर जितना लिमिटिंग मोमेंट है उसके लिए कितना लगेगा, तो ये 18,000 सॉरी 1809.14 mm² इतना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और आप चैट बॉक्स में जिन्होंने उनके नेम और रोल नंबर टाइप नहीं किए तो टाइप कर लीजिए। और यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।